गुड मॉर्निंग दोस्तों। ज्योत्सना सोनकर गुड मॉर्निंग, सत्यप्रकाश मेघना वर्मा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रेम प्रकाश पटेल गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुलाब जी गुड मॉर्निंग। बताएं किसी को सबकी तैयारी अच्छी चल रही है? रीता गुड मॉर्निंग, अजय सत्यप्रकाश यस सर। देखिए, इंटरव्यू के लिए मैं कॉल करता हूं तो कुछ लोगों के नंबर नहीं लगते, तो उनको मैसेज जाता होगा कि मैं ट्राई कर रहा हूं, या फ़ोन पिकअप नहीं होते कुछ लोगों के। मेघना वर्मा सर वीडियो कॉल से कब लोगे? मैं बता दूंगा भाई, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अभी जो वॉइस रिकॉर्डिंग से यानी कि ऑडियो कॉलिंग जो हो रही है वो अभी कुछ लोगों का बचा हुआ है, ठीक है। तो आज या कल में सारे लोगों का हो जाएगा। कपिल कुमार यस सर, जैसे ही सारे लोगों का हो जाएगा फिर सोमवार से या संडे से तो ये चीज़ें वीडियो कॉलिंग से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जिससे हम आपके चेहरे का एक्सप्रेशन भी देख पाएंगे, क्या बता रहे हैं। अब फ़ोन से तो हो सकता है आप बगल में नोट्स भी खोले हों, है ना, तो वो चीज़ें मैं देख नहीं पा रहा हूँ। गुलाब कह रहे हैं कि सर नदियों के बारे में आज बोलने वाला था। अच्छा, हाँ हाँ है नदियों के बारे में भी, और हम यूपी से कुछ ऐसी चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं, जैसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, कुछ बची हुई हैं, आपके एग्ज़ाम में आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जूनियर वालों से कुछ पूछा गया तो कुछ रह गया, तो वो सारी चीज़ें आज हम लेके आए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें, आपको कई चीज़ें हमने बताई है। जैसे मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, अभी कल के ही इंटरव्यू में कई लोग ये नहीं बता पाए कि हमारे मंडल में कौन कौन से जिले हैं। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कितने आपके मंडल, यानी कौन सा आपका मंडल है और कितने उस मंडल में जिले हैं, और फिर आपके जिले से जो सीमावर्ती जिले हैं यानी सटे हुए राज्य हैं, जो लगे हुए राज्य हैं और जिले हैं, ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए। मतलब ये कि आपको सोचना नहीं है, अगर उन्होंने पूछ लिया कितने तो 6, 5, 4 जो भी है तुरंत मुंह से निकलना चाहिए, इतने हैं और ये हैं। संदीप जी गुड मॉर्निंग। रीता करे सर मेरा इंटरव्यू कब लेंगे? आज ले लेंगे रीता जी, ठीक है। जो और लोग भी बचे हैं शायद आज ही सबका हो जाएगा। अभी कुछ लोगों का 9 से 10 के बीच में हो जाएगा, बाकी और लोगों का शाम को 6 से 8 के बीच में, ठीक है। और शाम को मैं निकलूंगा इलाहाबाद, तो आपकी कल और परसों दोनों दिन ये क्लासें नहीं होंगी, ठीक है, सैटरडे और संडे। तो जो लोग इलाहाबाद में हैं, महेंद्र से और कुछ लोगों से मैं कल मुलाकात करना चाहूँगा, ठीक है, जो लोग इलाहाबाद के हैं। हाँ सत्यप्रकाश इलाहाबाद में होगी, वो मैंने डेट डाल दी है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 6 दिन की क्लास होगी। वो 6 दिन में आपके मॉक इंटरव्यू भी होंगे और उसमें क्लासेस भी होंगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं कुछ लोगों से, थोड़ा सा वहाँ पे जगह वगैरह की बात हो जाए, कहाँ करना है कहाँ नहीं, कहाँ ठीक रहेगा। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जिनका नहीं हुआ है अभी तक जिनका नहीं हुआ है, मैं कौशाम्बी से हूँ। हाँ सत्यप्रकाश जी आपका नाम याद है मुझे, कौशाम्बी से। ज़्यादातर लोगों का हमें याद हो गया है कौन कहाँ से है, क्या नाम है, ठीक है। फ़ोन पे भी अगर आपका नाम दूसरा शो करता है तब भी मैं आवाज़ से जान जाता हूँ, या इनका दो नाम, जैसे किसी का वैभव यादव शो कर रहा है अभिषेक यादव, तो ये मुझे याद हो जाता है नाम बहुत जल्दी, ठीक है। देखिए अभी कुछ चीज़ें, जैसे नदियों के बारे में कई बार पूछा गया, तो नदियों के बारे में आपको क्या पढ़ना है। जैसे एक तो ये देख लीजिए, गंगा यमुना जो है, गंगा ये जो है गंगा यमुना घाघरा चंबल सोन, ये सारे लिखे हैं, लेकिन आपको क्या, गंगा नदी जहां जहां है, जैसे इलाहाबाद में गंगा नदी है, और जिनके जिनके, जैसे कानपुर में हो गई, तो जिनके जिनके जिलों में पड़ रही है, जो नदियां पड़ रही हैं उसके बारे में आप पढ़ लो कि कम से कम उसका उद्गम कहाँ हुआ है और उसकी लंबाई कहाँ है। तो जैसे गंगा के बारे में आपको पता है कि इसका उद्गम उत्तराखंड से हुआ है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, ये किलोमीटर में है, 2525 किलोमीटर, ये जितना है हम कई बार पूछ चुके हैं, तो आप लोगों को ऐसे भी याद हो गया होगा। महेश कुमार भी गुजर, ठीक है भाई,
मेघना सर, मैं मेरठ से। ठीक है भाई, आपके बारे में मैं जान रहा हूँ, सब कुछ जान रहा हूँ। गंगा के बारे में आपने पढ़ लिया, और गंगा किन किन जिलों से, किन किन राज्यों में, अपने यूपी में किन किन जिलों से हैं, गंगा के बारे में आपको इतना जानना है। मैं केवल बता रहा हूं कि क्या क्या जानना है। ठीक है जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है जितेंद्र जी, बहुत मन से आप पढ़ाई कर रहे हैं लग रहा है, सभी लोग सफल होंगे। ठीक है, अभी कोई ऐसा तो नहीं है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादे, मुझे याद तो नहीं दिलाना पड़ेगा आपने क्या कसम खाई है, क्या वादा किया हुआ है। कोई अपना वादा कसम भूल तो नहीं रहा है। मन से लग जाइए एकदम। अभी भी कोई अगर ढिलाई कर रहा है पढ़ाने में, थोड़ी सी लापरवाही हो रही तो वो ना हो भाई, एकदम मन से लग जाइए। ठीक है संदीप जी, ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि गंगा से आपको क्या पढ़ना है, जिनके जिले में गंगा है एटलीस्ट वो पढ़ ले। और चूंकि गंगा सबसे लंबी नदी है, तो सारे लोग यूपी के जो भी हैं इनके बारे में ये जान ले कि गंगा सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई इतनी है, और यूपी में 1450 है। ठीक है, 1450 किलोमीटर, तो ये बातें इतनी आप पढ़ लेंगे। फिर दूसरा, यमुना, चूंकि इलाहाबाद में गंगा यमुना दोनों हैं, तो इसके बारे में भी, ये भी उत्तराखंड से निकलती है, इसकी लंबाई 1384 है। ठीक है, तो इसमें जो है ये पीडीएफ सारा आपको मिल जाएगा ऐप पर। जो आपका कौन सा सेक्शन है जिसमें हमने एक पीडीएफ डाली हुई है, उसमें कुछ लिखा होगा, देखिएगा, नोटिस वगैरह या फिर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह करके होंगे, तो वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप नोट्स बनाने के लिए, जैसे कई बार क्या होता है कि क्लास चलते समय नोट भी करने लगते हैं, तो अभी आप सुनो, जो चीजें हम बता रहे हैं वो सुनते जाओ। नोट्स के लिए ये पीडीएफ आपको उस पर मिल जाएगी, आप आराम से नोट्स बना लेना। जो इंपॉर्टेंट चीजें वही बनानी है, सारा नहीं कि पूरा छाप लो, तो वो नोट्स नहीं हुआ। तो ये दो हो गई आपकी। रामगंगा के बारे में आप चाहो तो पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी इसमें से जिनके जिले में जो पढ़ती हैं उनके बारे में वो थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे, जिनके जिले में जो पढ़ती हैं वो देख लेंगे। अब इसके बाद जो है आपका, देखिए ये यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 1450 किलोमीटर मार्ग तय करती है। तो ये एकदम रटा होना चाहिए, जितने लोग यूपी से हैं उनको ये रटा होना चाहिए। ठीक है, और गंगा नदी की सहायक नदियां, तो इनमें से कम 2-4 नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक 2 बार हो गया, बागमती, कोसी और यमुना। तो कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए। ये जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसमें से 2-4 नाम आप याद, आपको रामगंगा याद रखना है, यमुना ये याद ही है। कोसी नदी कौन सी है जो बहुत ज्यादा टर्निंग करती है। ठीक है, तो 1-2 नाम इसमें घाघरा और बूढ़ी या गंडक का याद कर लेंगे, तो इतने से आपकी सहायक नदियां आ जाएंगी, सहायक नदियां। फिर इसमें से जो पॉइंट हम बता रहे हैं केवल उतना आप तैयार करना। गंगा नदी, यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी प्रयाग में मिलती हैं। ये जो भी प्रयाग से हैं उनको भी पता है, जो प्रयाग से नहीं है उनको भी पता है कि यहाँ तीनों नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, इसीलिए प्रयागराज को संगम के नाम से भी जाना जाता है। अपने जिले के बारे में जितना अधिक से अधिक, सर प्लीज एक लेक्चर हम लोगों के लिए बना दीजिए प्लीज सर। नमन पटेल, किस बात का लेक्चर भाई? रेलवे की, अच्छा ये कह रहे हैं कि रेलवे की नौकरी छोड़ करके आप सिपाही की नौकरी में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, लेक्चर नहीं बनाएंगे, हम आपको पर्सनली बता देंगे, क्योंकि हर बच्चा रेलवे से नहीं है। अगर मैं 10 मिनट आपके बारे में यहां चर्चा करूंगा तो 10 मिनट सबके लिए वो यूजफुल नहीं होगा। जो सबके लिए यूजफुल है वो मैं यहां चर्चा करूंगा, आपको मैं अलग से गाइड कर दूंगा कि यहां पर आपको क्या आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता है उत्तराखंड हो गया, और ये गंगा नदी का जो उद्गम है, उद्गम गोमुख गंगोत्री हिमनद, ये जो है उत्तराखंड में था। और जो उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा है उसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है, ये पॉइंट्स हैं, अगर आपको पहले से पता है तो आप पढ़ लीजिएगा, जैसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ पॉइंट हैं, बाकी जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपको मेन वो पॉइंट ध्यान देने हैं। रेलवे की जॉब तो एकदम परफेक्ट है भैया। ठीक है भाई, ये रेलवे ग्रुप डी में है शायद, तो यहां आना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं,
आप जैसे आप ये जुड़े हुए हैं तो हम क्या कहें इनसे, लेकिन आप जहां हैं थोड़ा सा अगर आप सोचे किसी और के बारे में, अगर आप यहां नहीं आते तो किसी एक बच्चे को नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा, आप अपना डिसीजन आप स्वयं लें क्या करना है कैसे लेना। लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर दे दूंगा, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि रेलवे की नौकरी छोड़ करके आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, इसका आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सब तो नहीं पढ़ना है। ये जो भागीरथी और अलकनंदा नदी संयुक्त धारा जो है वो गंगा नदी है, इनकी दोनों की संयुक्त धारा जो है वो गंगा नदी है। इसमें आपका जो मेन और पॉइंट है वो ये है कि गंगा नदी जो है, हाँ, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है, एकदम से रट लेना है। पहली बात तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 राज्यों से बहती है। गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है, कमेंट कर दो। गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है, तो आपका आंसर होगा 5। जल्दी से कमेंट करो, गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है। जो चीज आप लिख दोगे, जो चीज आप बोल दोगे, सोच लोगे, वो पढ़ने का तरीका हमने बताया है कि आपको सबसे पहले पढ़ना है, फिर मन में आपको आंख बंद करके उसमें लिप्त हो जाना, एकदम ध्यानमंद, ठीक है, उस चीज को मन में सोचना है। उसके बाद आपको उसको कॉपी में लिखना है, सोच करके फिर आप याद करके लिखेंगे। और फिर चौथा काम आपको हमने बताया कि किसी से पूछ लेना या फिर किसी को बता देना, ठीक है। इतना काम कर लोगे, चाहे जो चीज पढ़ोगे वो याद हो जाएगी। तो इतने हो गए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, झारखंड, और यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद क्या बच गया, प्रमुख नगर गंगा नदी के किनारे। देखिए ये गंगा नदी के किनारे, और ये गंगा नदी बंगाल खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है, ये तो पता है आपको, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर, ये पूछा गया है जूनियर वालों से, अभी पूछा गया है, हाँ ठीक है, 5 राज्यों से। तो ये आपको अब याद हो जाएगा 5 राज्यों से। जैसे मैं इंटरव्यू लूंगा तो भी पूछूंगा, तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा जिनसे लूंगा। मैं काफी क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, इसलिए कि जो इंपॉर्टेंट है आपसे किसी से भी पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, और सबसे थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन भी उनके रहने के स्थान, उनके पढ़ाई के अनुसार होता रहता है। देखिए कितने हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल कितने हैं, 8। जो ये नगर लगे हुए हैं, प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर। तो ये 8 प्रमुख नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं या बसे हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ ठीक है कपिल जी, 5 स्टेट से, ठीक है। आप जैसे आप कमेंट कर रहे हैं तो शॉर्टकट में कर देंगे, हम समझ जाएंगे, ठीक है। और इधर कुछ रह गया था, हाँ, ये जो लोग देख लें कि यहां पर हैं, कोई जो है कानपुर का है और कोई बनारस का है और कोई प्रयागराज का। तो यहां पर जहां पर भी आपके जिले में अगर हैं तो आप देखो, जो कानपुर है गंगा नदी के दाईं ओर है, कानपुर जो है वो गंगा नदी के दाएं ओर है, जबकि बनारस जो है वो बाएं ओर है। आप इधर से जाओगे तो गंगा नदी उधर है और पहले बनारस पड़ जाएगा बाईं ओर। मतलब ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी कि गंगा नदी के किनारे जो है दाहिनी ओर कानपुर बसा है और बाईं ओर बनारस बसा है। और प्रयागराज में तो बीच से निकली है, दोनों तरफ है, ठीक है। प्रयागराज में जो गंगा नदी है वो बीच से है, उसके दोनों ओर, दोनों छोर पर ही बसे हुए हैं। आवाज नहीं आ रही सर, वीरेंद्र कुमार वर्मा करें, आवाज नहीं आ रही। और लोग बताओ भाई, आवाज आ रही कि नहीं, आवाज आ रही है, जल्दी बताइए, आवाज आ रही कि नहीं, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है, ठीक है। ये क्या है, यमुना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है, यानी ये जो है राज्य हैं, ये क्या है, राज्य हैं। तो गंगा और यमुना, इतना आप पढ़ लो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। आवाज आ रही है, जिसकी नहीं आ रही भाई अपना फोन चेक कर लो थोड़ा सा आप, ठीक है। इतनी नदियां, ये जो है 5 यहां पे थे, 1 2 3 4 और 5, तो यहां भी 5 राज्य हैं जहां से यमुना होकर के गुजर रही है,
ठीक है। और जिनके जिले में है ये तो पता है, ये चीज जिला वाला उनको याद करना है जिनके जिले में यमुना नदी बह रही है। जिनके जिले में यमुना नदी बह रही है तो यमुना नदी कहां से निकल रही है और उसकी लंबाई क्या है, ठीक है, और किन राज्यों से गुजर रही है ये, और कम से कम 2-3 और जिले आप जानते रहिए, एटलीस्ट 2-3 जिले आप जानते रहिए। जैसे प्रयागराज वाले हैं तो फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, इन सब के बारे में जान रहे हैं। आगरा आपको पता होगा कि आगरा में तो यमुना नदी है ही, तो कुछ ये। अब शामली आप कैसे, जो एक बच्चा शामली का भी है तो शामली वाले से ये जनरली क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि पश्चिमी जिला कौन सा है, और वो पश्चिम में है तो पश्चिम से लगे हुए राज्य या पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं से लगे हुए जिले या फिर, अच्छा है चलो ये क्वेश्चन आप बताओ, कौन सा ऐसा जिला है यूपी का जिससे 4 राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? हाँ पीडीएफ मिल जाएगा संदीप गौंड जी, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ अभी हम ऐप्स पे अपलोड कर देंगे, उसी पे आपको मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ये कुछ मेन डिस्ट्रिक्ट हैं। बाकी आप अपने जिले के बारे में, जैसे आपसे पूछा जाए किन किन जिलों से, तो आप 2, 4, 5 नाम बता पाओ। तो ये जो है जिनके जिनके जिले में है वो अपना जिला याद रखें, और भी 2, 4 नाम कम से कम याद रखें कि और कहां कहां बहती है, तो आप बता सकें। पूरा बता पाएं कि ना बता पाएं ये बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन आपको 1, 2, 3 नाम और याद होने चाहिए, ठीक है। हम पूछ रहे थे कि यमुना 4 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये दिल्ली है, और उत्तर प्रदेश, तो ये 5 दिख रहा है। 4 राज्य हो गए, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका, ठीक है। तो हमने जो पूछा क्वेश्चन आप उसका आंसर बताएंगे। यूपी का कौन सा जिला है जिससे 4 राज्यों की सीमाएं लगी हुई हैं? सोनभद्र। प्रदीप वर्मा कह रहे हैं कि सोनभद्र, राइट, ठीक है, सोनभद्र लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि नेपाल के बॉर्डर से कितने जिले सटे हुए हैं, जल्दी से बताइए। नेपाल, हाँ ये अल्पना, ठीक है, सोनभद्र है, ये करेक्ट आंसर है, सोनभद्र है। 4 राज्य जो लगे हुए हैं, मतलब ये कि सबसे अधिक राज्यों से संपर्क में या सीमा जो बनाता है वो सोनभद्र है, जो आपका नीचे है दक्षिण की ओर, ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला है। छोड़कर 6, 7, 5, 7 हैं शायद, ठीक है, 7 ही हैं शायद। हाँ ये संदीप जी हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हाँ ठीक है, ये चारों हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के बॉर्डर से लगते हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा कौन कौन है, क्योंकि जो लोग उस साइड के हैं, जैसे कई लोग क्या कहते हैं उधर किस साइड के हैं जो लगे हुए हैं, लखीमपुर खीरी लगा हुआ है, या फिर और भी जो जिले हैं उधर बहराइच, उधर उस साइड लास्ट में नेपाल से सटे हुए, तो वो कम से कम अपने जिले के बारे में जानेंगे कि सटा है, तो उनसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि और कौन कौन से जिले लगे हैं। तो जो लोग उस साइड के हैं कम से कम वो जिले, ये 7 जिले आप नाम याद कर लेंगे, ठीक है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, हाँ ठीक है, ठीक है, इसमें और चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। और फिर आपको जो है ये चीजें हमने बता ही दी है आपको, एक बार और देख लो आप। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश सहित कुल 9 राज्यों से लगती हैं, तो ये आपको पता है कि 8 राज्यों से लगती है और एक जो है केंद्र शासित, वो 9 हो गई। तो उत्तर प्रदेश की सीमा केंद्र शासित को लेकर के 9 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। अब इनके बारे में ये चीज फिर से आ गई, क्यों आ गई? आशीष 579 किलोमीटर 7 जिलों में। अच्छा देखिए, अब आपको क्या पढ़ना है कि ये जो हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हैं। अब इनसे और भी थोड़ा सा आपको इनके बारे में, जो लगे हुए हैं, इन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, इन राज्यों के जो राज्यपाल हैं, इतने आप कम से कम याद कर लो। इसके अलावा कोई चर्चित हो रहा हो तो, अभी इस बीच में जो 25 दिन और ही है, इसमें कोई राज्य चर्चित हो रहा हो तो उसके मुख्यमंत्री और उसके राज्यपाल और उसकी राजधानी, इतनी चीजें आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब ये 8 के नाम आपको पता होने चाहिए। और
उत्तर प्रदेश से ये किस ओर लगे हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो उत्तर प्रदेश में ये किस ओर हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश को पूछ लिया जाए कि किस ओर है, या फिर हरियाणा पूछ लिया जाए ये पूरब में है कि पश्चिम में है, दक्षिणी में, या ऐसे ही कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। आशीष बिंद करें गोरखपुर नहीं, गोरखपुर कहाँ है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। ठीक है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई है। ठीक है, प्रदेश की पूर्वी सीमा जो है, पूरब में आपका बिहार और झारखंड है, पूर्व में जो बलिया है, सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है, तो बलिया में उस तरफ बलिया जो है वो बिहार और झारखंड से लगा हुआ है। इस तरह जो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के अतिरिक्त, तो एक तो नेपाल ये देश हो गया, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है उत्तरी सीमा। तो ऊपर यानी उत्तरी सीमा जो ऊपर की है, ऊपर किससे लगा है? उत्तराखंड और हिमाचल। आप एक बार मैप देख लेंगे, मैप अगर हमने नहीं दिया होगा तो आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उस मैप के आधार पे पूरब पश्चिम में जिले, जो भी चारों दिशाओं में जिले हैं, और चारों दिशाओं में जो राज्य, ये 8-9 जो केंद्र शासित लेके 9 हो गए, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा है, तो जल्दी। हाँ, इसमें देखिए ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए। यहां पर ये लिखा हुआ है जो हिमाचल प्रदेश है, ये किससे सटा हुआ है? ये जिनसे जिनसे लगे हुए हैं ये लिखा हो। हिमाचल प्रदेश यहां पर सहारनपुर से दिख रहा है, सहारनपुर दिख रहा है। दिल्ली जो है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से लगा हुआ है। हरियाणा किससे लगा है? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध, अलीगढ़ और मथुरा। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपने अपने हिसाब से, जो आपके मंडल हैं, जो आपके राज्य हैं, उन सब के बारे में आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, ये सारी कुछ लिखे हैं। सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य, तो सोनभद्र यहां बताया अभी 4 राज्यों से है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेपाल से कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो नेपाल से ये 7 जिले लगे हुए हैं। नाम याद हो, कम से कम उनको याद हो जो इसके आसपास हो या यहां पर हो, जो इन जिलों में से कोई है, जैसे कोई लखीमपुर खीरी का है, बलरामपुर का है, महाराजगंज के भी कई लोग हैं इसमें, तो महाराजगंज के जो बच्चा है वो सारे नाम याद करे, क्योंकि ये सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, तो कितने जिले आते हैं उनको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में आप जान लेंगे। और क्या है? हाँ, एक जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर, कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा है? 3 ओर से घिरा है, एक तरफ जो है यूपी से लगा है, बाकी 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है। कौन सा जिला है? जल्दी से बताइए कौन सा जिला है? हाँ, ललितपुर, वेरी गुड, ललितपुर ये दिख रहा होगा, ये है, यहां पर दिख रहा है आपको, ये ललितपुर है। अब देख लो आप, ये यहां पर, ये इस तरफ है झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद ये एमपी शुरू हो जाता है, ये एमपी ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूपी की सीमा को कौन संपर्क में है, कौन जिला कौन राज्य संपर्क में है यूपी से? एमपी है। सबसे ज्यादा जो सीमा लगी हुई है लंबी, वो एमपी की लगी है। और यहां पर ललितपुर जो है इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, 3 दिशाओं में एमपी से घिरा है और यहां पर यूपी से लगा हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई आपकी। आपको जो चीजें देखनी है, मेन चीजें देखनी है, जितना हम ट्रिक करते जा रहे हैं आप उसको देख लेना। हाँ, ये उत्तर पश्चिमी ये हमने बता ही दिया कि पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में जो हैं वो आप देख लेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है, ये हमने बोल दिया। और न्यूनतम सीमा रेखा जो वो है वो हिमाचल प्रदेश से करती है। तो एक तो लंबी सीमा हो गई मध्य प्रदेश से, और जो कम है वो हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड अल्पना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, एकमात्र जिला सहारनपुर है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से कौन सी सीमा लगेगी तो आप बता देंगे, ये इसके अतिरिक्त हरियाणा एवं उत्तराखंड से भी लगती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, तो इसकी सीमा सबसे लंबी है मध्य प्रदेश की। और कितने जिलों से लगती है? तो वो 11 जिले हैं। बताइए एक बार बोलिए, मध्य प्रदेश से यूपी के सबसे लंबी सीमा तो है ही, कितने जिले लगे हुए हैं, कितने जिले सटे हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है? 11। वेरी गुड, मन में दोहराइए, एक बार मन में दोहराइए, चीजें को तैयार करते चलिए। आपसे हम पूछेंगे भी
ठीक है, जैसे ही कभी कभी आपको व्हाट्सएप पे ही हम कोई मैसेज कर देंगे तो आप उसका आंसर, जैसे हम देखेंगे आप लाइव हो, ऑनलाइन हो, तो उस पे भी क्वेश्चंस पूछ लिया करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश का इस समय जो भौगोलिक स्वरूप है वो 9 नवंबर 2020 को अस्तित्व में आया, मतलब अभी जो भौगोलिक रूप दिख रहा है वो 9 नवंबर 2020 का है, फिलहाल इससे कोई मतलब विशेष नहीं है आपका। अब आपको क्या पढ़ लेना है इसमें, ये तो हमने बता ही दिया। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, या छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है, और मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्पर्श रेखा एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, और नेपाल को 7 जिले टच करते हैं, वो अभी बता दिया था। और देख लीजिए, एक और क्या है, ये प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं है, जो 9 जिलों को संपर्क में 9 जिलों के संपर्क में है। अपने ही प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सटा हुआ है, तो वो कौन सा है, बदायूं। सर कितने किलोमीटर लगी हुई है एमपी से, ये आप देख लीजिएगा, हमें नहीं पता है। ठीक है आशीष जी, ये सर्च कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा कितने किलोमीटर लंबाई में लगा हुआ है। अमित कुमार यादव, सर क्लास अपलोड नहीं कर रहे हैं। क्लास अपलोड हो रही भाई, सारी क्लासें अपलोड हो रही हैं। आप जो लाइव क्लास का ऑप्शन है उसके पहले ही देखेंगे तो वीडियोस का ऑप्शन है, उस वीडियोज में सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, उसी में अपलोड है, उसी में आज भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है बदायूं है जो 9 जिलों से सटा है, मतलब सर्वाधिक जिलों से सटा हुआ। अपने यूपी का ही बदायूं जिला अपने यूपी में जो जिले हैं उनसे 9 जिलों से ये सीमा में लगे हुए हैं, 9 जिलों से सटे हुए हैं। ठीक है, और सबसे कम जो है वो एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला कौन है, ललितपुर। ललितपुर अभी आपने देखा था कि नीचे है, और नीचे तीनों तरफ से किससे घिरा था, एमपी से, और एक जिससे सटा हुआ है किससे है, वो झांसी से। ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। क्षेत्रफल आपको याद है, और आपको ये पता है कि ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई इसकी 240 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है ये चौथा स्थान है। पहला कौन सा है, राजस्थान, दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश, तीसरा कौन सा है, महाराष्ट्र, और चौथा कौन सा है आपका, यूपी। तो ये 4 क्रम हैं। चूंकि चौथा क्रमांक यूपी का है तो और भी आपसे 1, 2, 3 भी पूछे जा सकते हैं। रचनापाल, सर कल क्लास नहीं हुई थी, कल क्लास नहीं होती तो कल का वीडियो कहां से मिलेगा, बता तो दिया था मैसेज पे। जो क्लासें हुई हैं वो आपको सारी मिलती जाएंगी, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, किसी को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें ये जो फिगर है आपको मिल जाएगा उस पे पीडीएफ पे। तो इस फिगर में ये क्या क्या चीजें प्रथम हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये लिखा हुआ है भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान जो है वो खाद्यान्न में है, गेहूं में है, गन्ना में, आलू में और मसूर में। तो कम से कम 3-4 चीजों में, जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूं, मेघना वर्मा करें कि सर इसकी पीडीएफ आज ही भेज देना। आज ही भेज देंगे, बोल दिए भाई, अभी क्लास खत्म होगी, मैं 10 मिनट के अंदर इसको आपको दे दूंगा। ठीक है, तो प्रथम में ये जो है पीडीएफ आप देख लेना, उस पर डाउनलोड करना, फिर इसको रोटेट कर लेना। अब ये रोटेट हमसे अभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो खाद्यान्न में, गेहूं में, गन्ना में, आलू में ये प्रथम है। और जिन चीजों में है, जैसे यहां पर जनसंख्या ज्यादा है, बैंक शाखाएं ज्यादा हैं, डाकघर ज्यादा है, समाचार पत्र ज्यादा है, इनमें भी प्रथम है। यानी जनसंख्या में यूपी आपका प्रथम है, और बैंकों की शाखाएं सबसे ज्यादा यूपी में है, और डाकघर सबसे ज्यादा यहां पर है, और समाचार पत्र। ठीक है, ठीक है। बाकी आम उत्पादन में ये पहला है, आंवले में है, अमरूद में है, इन सब में भी ये पहला स्थान है इसका। आम का उत्पादन, आंवले का उत्पादन, अमरूद का उत्पादन, और सब्जियों का भी उत्पादन, दूध के उत्पादन में ये सब पहले स्थिति में है। ठीक है, इन चीज़ों पर चर्चा हो चुकी है। सीमावर्ती राज्य, ठीक है, ये भी हो गए हैं। मध्य प्रदेश से ये लगे हुए हैं,
इनके बारे में शायद चर्चा हो गई, ठीक है, ये हो गया, रिपीट हो गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और जो जहां का है, जो बच्चा जिस जिले का है, अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी, ये आप एकदम तैयार कर ले। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आपको पता होना चाहिए। तो ये है क्या, देख लो, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं कि अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा 1979 में प्रारंभ की गई थी। यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो किसने किया, जापान सरकार ने। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक प्रोडक्ट होगा जिसके नाम से वो जाना जाएगा, जिसके नाम से वो चर्चित होगा, जो वो टर्नओवर कर सकेगा, आयात निर्यात उसका बाहर कर सकेगा, उसका नाम उस वजह से राज्य लेवल, देश लेवल और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी हो जाएगा, तो वो अपना ट्रांसपोर्ट भी बाहर कर पाएगा, ठीक है। इसलिए एक एक जिलों को ये चीजें दे दी गई कि आप इस चीज का चार्ज ले लो भाई, कि आपको आपके जिले में ये बनना चाहिए, आपके जिले में ये, पहले से जिन चीजों से जुड़ा है, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर थोपा गया है। जो जिला जिससे जुड़ा हुआ है, जैसे अभी बताएं कि इलाहाबाद किससे है, तो आपको नया शब्द मिलेगा, नया शब्द मिलेगा। लेकिन अगर मिर्जापुर का ले लें तो आप देखो कि मिर्जापुर साइड में कालीन का वहां पे काम हो रहा है, बनारस में साड़ी का काम हो रहा है, तो जहां जो काम हो रहे थे उनसे जुड़ी हुई चीजों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है, ठीक है। और ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा रिपीटिशन हो जाए। तो इसके बारे में सबसे पहले जापान सरकार, ये सन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जापान सरकार ने पहला इसका शुरुआत किया था कि इस अवधारणा का। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा भी प्रसारित की गई, यानी दूसरे नंबर पर थाईलैंड ने भी इसको अप्लाई किया। इसके अतिरिक्त इस तरह की योजनाएं या योजना मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन द्वारा भी अपनाया गया है। तो मेन आपको क्या रखना है कि यहां पर जापान ने शुरुआत किया था और किन देशों में चल रहा है, तो इसमें से नाम आपको याद हो पाए तो कर लीजिए, नहीं तो पहला नाम कम से कम याद रखिए, ठीक है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में पहला आप ये याद रखेंगे कि जापान सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसको देखिए थोड़ा सा, अपने यहां कब आया, ये अपने यहां आया है 24 जनवरी 2018 को, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, ठीक है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे मध्यम परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। जो छोटे छोटे हैं, जो या मध्यम वर्ग के भी हैं, उनको आगे तक पहुंचाया जाए, उनको और बढ़ावा दिया जाए, उससे रोजगार पैदा हो, उनका ट्रांसपोर्ट बढ़े, ठीक है, उनकी आय बढ़े, लोग उस चीज में और माहिर हो जाएं, अपने आप को उस चीज में फेमस कर सकें। जो चीज आपके अंदर है, जो हुनर है, वो और लोगों तक पहुंच सके, मतलब देश दुनिया में सबके पास पहुंच सके। तो ये उसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। परंपरागत का मतलब हो गया जो पिछले से चलता आया है, जहां पर जो चीज हो रही है पहले से। उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, अब ये स्वरोजगार, भाई कोई चीज अगर आपके यहां फेमस है, आप बना रहे हो, जैसे मिट्टी के बर्तन जहां बन रहे हैं, तो जो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, मिट्टी के बर्तन जो लोग बना रहे हैं, उनका वो खुद का हुनर है। तो ये कह रहा है कि स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए आपका काम जब बड़े लेवल पे होने लगेगा, देश विदेश में चीजें जाने लगेंगी, तो आपका काम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, आप किसी नौकरी के पीछे ना भागें, जो जिस काम में माहिर है उसमें भी लग जाएगा तो भी ये काम अच्छा है। अगर आपके अंदर किसी एक चीज का हुनर है, आप उसमें भी कामयाबी पा सकते हो। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था इस उद्देश्य से। इस योजना के माध्यम से राज्य में स्थानीय कौशल विकास तो होगा ही, साथ में वस्तुओं का निर्यात भी अधिक मात्रा में संभव होगा। हमने बताया कि अगर बाहर चीजें आपकी प्रमोट की जाएंगी, और ये सरकार कर रही है, अब ये पूरे किताबों में छप गया है, ये पूरे गूगल पे मिल जाएगा, हर कोई देश जान सकता है कि क्या चीज इंडिया में किस जिले में बन रही है, आप वहां से ले सकते हो, ठीक है, हर आदमी जान जाएगा। पहले थोड़ा सा कम फेमस था, तो आज क्या है, ये सरकार लेवल पर, यानी कि आप कह सकते हो कि ये लिखा पढ़ी में आ गया है कि क्या क्या चीजें कहां कहां बनेंगी, कहां से सप्लाई होंगी। ठीक है। और
ये पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ में मैं क्या बताऊं आपको, इस पीडीएफ में सारे जिले लिखे हुए हैं, सभी जिलों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, सभी जिलों के नाम लिखे हुए हैं। और जैसे यहां पर लिखा हुआ है अमरोहा, तो जो बच्चा अमरोहा से होगा वो याद करेगा वाद्य यंत्र जैसे ढोलक। अमेठी मूज, अमेठी में क्या है, मूज उत्पाद। और आप देख लो कि प्रयागराज में भी मूज उत्पाद। तो अमेठी वाले और प्रयागराज वाले मूज उत्पाद, मूज उत्पाद आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? मूज जो है नैनी में एक जिला है, इलाहाबाद में नैनी है, नैनी में एक जिला है मूज, वहां के निवासी ये 60-70 सालों से ये बनाते थे, ठीक है। ये क्या बनाते थे आप देखो जरा सा, ये इस तरह से। तो कहां चला गया अजीत, एक इमेज थी, अजीत एक इमेज डाली थी, चलिए देखिए आप अपने जिलों के देख लें। जैसे बुलंदशहर का ये है, ये कहां का है, बुलंदशहर का। तो जो लोग बुलंदशहर के हैं वो बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन, तो जब आप बताएंगे कि हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन फेमस हैं, आप अपने जिले के बारे में बता रहे हैं, तो ये वर्ड यूज कर लेंगे कि मिट्टी का जो बर्तन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इस श्रेणी में रखा गया है, एक जिला एक उत्पाद में रखा गया, मतलब ये अब वर्ल्ड लेवल तक फेमस हो गया है, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या रखा गया है, आपको जब भी मौका मिले अपने जिले के बारे में बताइए, तो इसको आप ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई सबको? हाँ, रीता यादव करें डलिया, ठीक है भाई। जो बताओ पहले डलिया जो होता था, डलिया गांव में उसको पहले क्या बोलते थे, जो किससे बनता था, घास से, सरपत से, या फिर जो है और भी कुछ ऐसी चीजें थी उससे बनता था। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं अजीत, एक इसमें इमेज लगी थी, इमेज नहीं है, फोटो, फोटो मैं इलाहाबाद वालों को दिखाऊं और इसका नाम आपको बताना कि पहले क्या कहा जाता था या हम लोग क्या कहते थे, ठीक है। एक फोटो थी उसमें, व्हाट्सएप पे देखो। तो प्रयागराज और अमेठी ये दो हैं जहां पर मूज उत्पाद है। हाँ यही है, ठीक। देखिए ये है, इसके बारे में देख लो आप। प्रयागराज का नैनी क्षेत्र मूज कला के लिए ख्यात है, विख्यात है, ठीक है। ये आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है, अब ये दिख रहा है। बताओ भाई इसको क्या कहते थे पहले, डलिया नहीं, हिंदी में बताओ एकदम आप। इलाहाबाद में इसको क्या कहा थी, नहीं बतावा। जो लोग इलाहाबाद के हैं ये बताएं कि इसको इलाहाबाद में क्या कहते हैं, या और भी जगह इसको गांव में क्या कहते थे भाई, इसको बताओ जल्दी से। सरपत का मोज कहते हैं, हाँ सरपत का बल्ला कहते हैं, चलो ठीक है। अच्छा ये आप देख लिए हैं कि ये मूज है, मतलब ये कि अब आपको याद हो जाएगा कि इलाहाबाद का क्या है, चूंकि आप पढ़ लिए मूज है उत्पाद है, लेकिन वो चीज आप जान ही नहीं पाए कि क्या है। दौरी कहते हैं, वीरेंद्र कह रहे हैं दौरी और भौंकी, ठीक है, दौरी और भौंकी, ठीक है। ये छोटे वाले को, ये बड़े वाले को, चलो। तो ये जो है प्रयागराज और कहाँ का था, अमेठी का, तो दो जगह का है ये। तो इसको आप देख लो, जान जाओगे, चूंकि इलाहाबाद में है, ये ऐसा शब्द था, इससे पता नहीं चल रहा था कि क्या है, तो लोग सारे लोग जान जाएं, ठीक है। इसके बारे में कच्चे माल की सरल उपलब्धता, कच्चे माल की यानी घास से बनता है, एक तरह से सरपत से बनता है, पूरे जनपद में स्थापित कर दिया गया है। बाजार मूज के विभिन्न उत्पादों तथा यथा जैसे डलिया, थैले, चटाइयाँ, सजावट के सामान, इनसे ये चीजें बनती हैं। केवल डलिया ही नहीं बनता, और भी कई चीजें बनती हैं, जैसे थैले, चटाइयाँ और सजावट के सामान भी बनते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मूज उत्पाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए भी सर्वथा उपयुक्त व सक्षम है। तो इतनी चीजें इसमें बतानी थी। आपने फिगर देख ही लिया कि ये फिगर है इसका, इनको जो है डलिया, दौरी, भौंकी जो भी आप कहते हैं वो सब
और भी कुछ कह रहा है कि डोलची कहते हैं। ठीक है भाई, महेश कुमार डोलची कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा कि कौन कहां से। जैसे महाराजगंज है तो महाराजगंज में क्या है, महाराजगंज में फर्नीचर बनता है, यानी कि फर्नीचर वहां पे, वहां के फर्नीचर बिल्कुल कर देंगे, अपलोड कर देंगे भाई, अपलोड कर देंगे। महाराजगंज में फर्नीचर है तो जो जहां का बच्चा है वो यहां से देख लेगा। अब हम सारा इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। जैसे आगरे में चमड़े का काम होता है तो चमड़े के उत्पाद, ठीक है। वस्त्र, अंबेडकर नगर में वस्त्र कह दिया गया, इटावा वस्त्र उद्योग। तो अब जो बच्चा जहां का है अपना अपना याद करे, इसमें बहुत ज्यादा नहीं याद करने हैं, ठीक है, बस अपना अपना याद करना। जैसे देखिए मिर्जापुर कालीन से जुड़ा हुआ है पहले से भी, और वहां पर उसको कालीन ही दे दिया गया। और ये मुजफ्फरनगर में गुड़ के लिए फेमस है, तो अगर कोई मुजफ्फरनगर से हो तो उसका गुड़ खाइए, वो बहुत फेमस है, अच्छा होगा। और इसके अतिरिक्त संबंधित जिले, ठीक है। इसमें क्या देखिए, ये हम क्यों ले आए हैं, ये मंडल हैं, तो मंडल आपके कितने हैं, 18। मंडल कितने हैं, 18। मंडलों की संख्या लिखी हुई है 18। अलीगढ़ जो है वो 18वां नवीनतम मंडल है। ये दिख रहा है कि नहीं आपको, ये दिख रहा है, मंडलों की संख्या 18 है। अलीगढ़ जो है 18वां नवीन मंडल है। 18 मंडल, अगर मंडल से क्वेश्चन बने तो आपसे पूछ लेगा कितने मंडल है, तो आप 18, हर कोई 18 बता लेगा। गाजीपुर का प्रसिद्ध है क्या है, अभी देख लेना आप कौशाम्बी में क्या है, सब इसी में मिल जाएगा सत्यप्रकाश, ठीक है, सब मिल जाएगा। आज आप अपने जिले के बारे में जान जाओगे। कुछ लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, जैसे मुझे भी नहीं पता था मूज का, तो ठीक है, आज ही मैंने आपके लिए पढ़ा और उसमें हमें भी पता होगा है कि इलाहाबाद का वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे नया जो मंडल बना है वो अलीगढ़ है। जिलों की संख्या 75 ही आपको पता है, और इसमें जो नए जिले बने हैं वो हापुड़, शामली और संभल। तो एक जो हापुड़ है वो आपको पता है कि सबसे छोटा है, और जो शामली है वो पश्चिमी है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा जोड़ करके याद कर सकते हैं। और भी जो मंडल हैं, एक मंडल ऐसा है जैसे हर मंडल का नाम उस डिस्ट्रिक्ट में जो मुख्यालय उसके नाम पे है। जैसे अयोध्या मंडल हो गया तो मुख्यालय अयोध्या हो गया, बरेली मंडल हो गया तो बरेली मुख्यालय हो गया, मुरादाबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया तो इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद मुख्यालय इलाहाबाद। लेकिन ये जो मुख्यालय है, देखिए मुख्यालय इसका गोंडा में है और देवी पाटन मंडल के नाम से है। तो एक ये जो है वो अलग नाम से जाना जाता है, देवी पाटन के नाम से मंडल जाना जाता है, जिसमें बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती आते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको जाननी थी, थोड़ा सा यहां पे लिखा भी हुआ है 18 मंडल है और कौन कौन है ये लिखा हुआ है। बस आप अपने मंडल के बारे में जानिए। नवीनतम मंडल आपको बता दिया अलीगढ़ है, ऐसा नहीं कि 18 याद कर लो, याद हो जाता है तो ठीक है, पहले से सर हम पढ़े थे, अच्छा अच्छी बात है, पढ़े थे, ठीक है। नवीनतम 18वां बता दिए कि ये अलीगढ़ है, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस इन जिलों को काटकर बनाया गया है। तो जो लोग अलीगढ़ मंडल के होंगे वो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि किनको काट करके, यानी कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए गए हैं और कहां से पहले किस मंडल में थे वो, जो यहां पे निकाल करके बनाए गए। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ मंडलों में सर्वाधिक 6 जिले हैं। कानपुर मंडल में 6 हैं और इसमें कानपुर मंडल में कानपुर, कानपुर देहात, ये जो लोग हैं वहां के देख लेंगे। सर्वाधिक 6 जिले हैं, मतलब किसमें, कानपुर, लखनऊ और मेरठ में, ठीक है। बाकी चीजें इसमें सारी लिखी हुई हैं और ये आपको नहीं पढ़ना है, आप ये सब ना पढ़ना। जो जहां का है अपने मंडल के बारे में पूरी जानकारी ले लेगा। नवीनतम जिले हापुड़, संभल, शामली अभी आ गया था। इसको जो है मायावती के समय में जो है ये बनाया गया था, और ठीक है। देखिए आपको इतनी चीजें तो ये पढ़ना है। अब यूपी के बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको बता दिया मेन चीज क्या है, इतनी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ भी है आपको देखना है कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए
मैथ में 2-3 टॉपिक जैसे त्रिकोणमिति, पढ़ना नहीं है, त्रिकोणमिति पढ़ना नहीं है, इनके बारे में जानना है। उतनी चीजें सबको जाननी है जो मैथ हाई स्कूल तक में था, जैसे त्रिकोणमिति हाई स्कूल तक में है। और बीजगणित, तो जो बीजगणित ये नहीं कि ये गणित की जो शाखाएं हैं, जो गणित की शाखाएं हैं, जिन बच्चों का गणित ही रहा है बीएससी में, इंटर में, तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ज्यामिति, इनके बारे में, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का मतलब त्रि से मतलब क्या है? 3। कोण का मतलब समझ ही रहे हो कि कोण जो है दो भुजाओं के बीच में जो इनका झुकाव होता है वो कोण कहलाता है। और मिति का मतलब क्या है? भुजा। तो अगर त्रिकोणमिति के बारे में पूछा जाए कि बताइए त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? त्रिकोणमिति में इसमें 3 भुजाओं से, तो 3 भुजाओं से जो आकृति बनती है वो त्रिभुज बनती है। अगर त्रिभुज की परिभाषा कही जाए तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। 3 भुजाएं, 1 2 3, ऐसे नहीं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद होनी चाहिए, ये ओपन है, 3 भुजाओं से बनी हो और बंद आकृति हो वो त्रिभुज कहलाएगी। और इसमें हम वही पढ़ते हैं, त्रिभुज में कोण और भुजाओं का संबंध, कोणों की प्रॉपर्टी के बारे में, उनके गुणों के बारे में, या भुजाओं की लंबाई या भुजाओं और कोणों में संबंध। आप एक लाइन में कह सकते हैं त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज में कोण और भुजा के संबंध को बताता है, ठीक है। त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी त्रिभुज के अंदर कोण और भुजाओं का रिलेशन, ठीक है, इतना आपको। बीजगणित में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें जो संख्या में निरूपित किया जाता था उसको हम चर और अचर में निरूपित करते हैं। चर और अचर में उसको हम यूज करके कोई चीज सॉल्व कर लेते हैं। तो बीजगणित में चर और अचर, चर क्या है? चर का मतलब चलने बदलने वाला, चर का मतलब क्या है? चलने और बदलने वाला। चर पद जैसे क्या हो गए? एक्स, ए, बी, अल्फा, बीटा, गामा। अचर क्या है? जो ना बदले, ना बदले, जैसे पाई हो गया, पाई का मान बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। जैसे 4, 5, 10, तो ये 4, 5, 10 लिखा गया तो सबके लिए उतना ही होगा। ये पाई लिखा गया तो इसका मान 22/7 सबके लिए होगा। ये क्या है? अचर पद है जो ना बदले, जो ना बदले। लेकिन ये यक्स है, ये ए है, ये बी है। किसी सवाल में यक्स का मान 5 आ गया, किसी में 6 आ गया, किसी में 10 आ गया, तो यक्स का मान बदलता रहेगा, ए का बी का मान बदलता रहेगा। तो बीजगणित में हम क्या पढ़ते हैं? चर और अचर पद मिला करके किसी भी सवाल को लगाने के लिए, ठीक है। चर और अचर का जो मेन संख्या है उन संख्याओं पर केवल नहीं निर्भर है बीजगणित, किस पे निर्भर है? चर और अचर पदों पर। ज्यामिति क्या है? ज्यामिति का मतलब आप कहो भूमि माप, भूमि माप। भूमि माप में, ज्यामिति में आप पढ़ेंगे बिंदु के बारे में या रेखा के बारे में या कोई भी 2D आकृतियां होंगी जो भी। ज्यामिति का मतलब भूमि माप के बारे में, बिंदु, रेखा या कोई और आकृति जिसके बारे में, जो भूतलीय आकृति कह सकते हैं, भूतलीय आकृति के बारे में अध्ययन करना कहां करेंगे हम? ज्यामिति में। तो भूतलीय आकृति के बारे में अध्ययन करना ज्यामिति कहलाएगा, ठीक है। ये 3 चीज आप जान लें, जो लोग मैथ लिए भी होंगे आगे बीएससी एमएससी में वो भी, और नहीं तो ये बेसिक चीजें हैं मैथ की, इनको आपको पता होना चाहिए। और कुछ जैसे कोण पे, त्रिभुज पे बात आ जाएगी तो आपको ये सबको थोड़ा सा जानना है कि न्यून कोण क्या है। थोड़ा सा आप क्या जान लेंगे? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सबको पता भी होगा। समकोण जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा जान लें। ये चीजें आगे पूछी जा सकती हैं, जो अभी इंटरव्यू में नहीं पूछे गए वो आपके इंटरव्यू में कुछ संभावनाएं हैं कि पूछी जाए। न्यून कोण जो होता है वो 0 से 90, यानी 0 से बड़ा 90 से कम, 0 से बड़ा 90 से कम, ये रेंज है। इस तरह से हम क्या कहते हैं इसको? रेंज। अगर कोई चीज ऐसे डैश करके लिखी जाती है तो उसको हम रेंज परास कहते हैं कि इसकी यहां से यहां तक की रेंज है। जैसे कहते हैं कि इनका क्षेत्र यहां से यहां तक है, रेंज, तो यहां से यहां तक। अब ये केवल 90 ही होता है, जो समकोण है वो एग्जैक्टली 90। अगर 90 बन रहा है तो समकोण होगा, 90 से ज्यादा बन रहा है, 90 से प्लस बन रहा है तो क्या होगा? अधिक कोण होगा, ठीक है। ये 3 चीजें आप जानेंगे। इसके अलावा और क्या जानेंगे आप मैथ में? तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देखे, कितना समय बच गया?
अच्छा, 1-2 मिनट में आपको क्वेश्चंस करा देता हूं, आप जल्दी से हमें बता दो। आप बता दो जल्दी से। इस समय आप भारत का सबसे बड़ा राज्य बताओ। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, जो जनसंख्या है, जनसंख्या के दृष्टिगत भारत का सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, जल्दी से बताइए। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य क्या है? यूपी। और ये कौन सा है? राजस्थान। और यूपी का स्थान आपका चौथा है। बिल्कुल, सब लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिजिक्स में बता दो आप, जो शक्ति है, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक जल्दी से बताइए। शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट, और शक्ति का मात्रक P बराबर W/T। तो इसको हम क्या कहेंगे? जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। P बराबर W/T, जूल प्रति सेकेंड, और शक्ति का मात्रक वाट, ये भी याद रखेंगे। बताइए भाई, 3 दूरियों के मात्रक, 3 दूरियों के बड़े मात्रक, 3 दूरी के बड़े मात्रक जल्दी से बताइए। दूरी के 3 बड़े मात्रक जल्दी से बताइए। दूरी के 3 बड़े मात्रक कौन कौन से हैं? नाम लिख दीजिए जल्दी से। दूरी के 3 बड़े मात्रक जल्दी से लिख दीजिए। हाँ, खगोलीय इकाई मीटर नहीं है भाई, मीटर किलोमीटर नहीं है। बड़े मात्रक में, अगर बड़े मात्रक में पूछे जाएंगे तो बड़े मात्रकों में हमने बताया प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और एक पारसेक। 3 है, पारसेक, खगोलीय इकाई और प्रकाश वर्ष। बड़े मात्रकों में बात आएगी तो इनको नाम बताना है। केवल दूरी के मात्रक तो आप कुछ भी बताओ, लाखों नाम मिल जाएंगे आपको। ठीक है, केवल दूरी मापने के बहुत सारे मिल जाएंगे। 3 जो है बड़े मात्रकों में आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हम आपको दे देते हैं। जो कुछ है पीडीएफ में, ये आपको अभी क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पर। सैटरडे संडे 2 दिन क्लास नहीं होगी। अब जो क्लासें होंगी उस पर टाइम टेबल, आपके ऐप पे टाइम टेबल है, उस पर टाइम टेबल सेट है, तो हम आगे सेट कर देंगे कि कहाँ पर आपको कब क्लास कौन सी मिलेगी। ठीक है, कितने टाइम पर, सारी चीजें। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा अच्छा, ठीक है, हम आ रहे हैं जल्दी। यार देखो, हमें लगा उससे बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्डिंग वाला बंद हो गया भैया? क्लास ओवर, क्लोज क्लास नहीं हुई, रिकॉर्डिंग चल रही ना? क्लास बंद कर दी क्या? हाँ, क्लास बंद कर दी क्या? ऊपर से क्लास किया, कैंसिल किया था हम लोग, 9 हो गया ऊपर से क्लास।